क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच कई दिनों की गैर यकीनी सूरत हाल के बाद आखिरकार यकीनी हो गया है। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने इस मैच में शिरकत से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बैनुल-अक़वामी दबाव, हुकूमत की मदाखलत और क्रिकेट बोर्ड्स के मुज़ाकरात ने इसे अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर किया। ये फैसला न सिर्फ खेल के मैदान के लिए अहम है बल्कि आलमी सियासत और इलाकाई मईशत के लिए भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने आखिर इस मैच में हिस्सा लेने का फैसला क्यों किया। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक फाइल्स के जारी होने के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव में इजाफा, और बहिरा बाल्टिक में शैडो फ्लीट यानी गैर रजिस्टर्ड टैंकरों का नेटवर्क आलमी तशवीश का बायस बन रहा है। इनमें से कई बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद हैं क्योंकि वो रूस को तेल बरामद करने में मदद देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान के फैसले को खुशाइन करार दिया है कि वो T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपना मैच खेलेगा। आलमी क्रिकेट की इस सरबराह तंजीम का कहना है कि पाकिस्तान का ये फैसला क्रिकेट के वसी तर मफाद और बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की कामयाबी के लिए ज़रूरी था। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के फैसले को मुस्बत और खुशाइन करार दिया है। ICC टूर्नामेंट के मेज़बान मुल्क इंडिया के क्रिकेट बोर्ड BCCI ने भी ICC की जानिब से मसले का हल तलाश करने की तारीफ की है। गुड सोल्यूशन, एमिकेबल सोल्यूशन। ये एक अच्छा हल है, एक दोस्ताना हल जो क्रिकेट को तरजीह देने और खेल की अहमियत को बरकरार रखने के लिए निकाला गया है। लिहाजा ICC को ये कदम उठाने पर पूरे मसले को हल करने और क्रिकेट को दोबारा मरकजी मुकाम पर लाने के लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। जहाँ तक ICC का ताल्लुक है, ये एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हमायत में ICC के मुबैना दोहरे मयार पर एहतजाजन इंडिया के खिलाफ ग्रुप मैच खेलने से इनकार किया था, लेकिन ICC के साथ मुज़ाकरात के बाद अब उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि कसीरल जहती मुज़ाकरात और दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर हुकूमत पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम को हिदायत करती है कि वो 15 फरवरी 2026 को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में अपने शेड्यूल के मुताबिक मैदान में उतरे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि क्रिकेट के मफाद में इंडिया के साथ अपना मैच खेले। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में बांग्लादेश के लिए गैर मामूली यकजहती दिखाई। ICC ने बांग्लादेश को यकीन दहानी कराई है कि टूर्नामेंट से दस्तबरदारी पर इसके खिलाफ कोई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, और ये भी ऐलान किया है कि बांग्लादेश को ICC इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अफशान अंजुम। अफशान, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ICC ने पाकिस्तान के इस फैसले का खैर मकदम किया है, तो इंडिया में इसका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, BCCI की तरफ से तो ये स्टैंस लिया गया है कि हम सबके लिए विन विन सिचुएशन चाहते हैं, किसी का भी नुकसान ना हो, और इसीलिए हमने ये समझौता कर लिया है। सियासी दुनिया में कहा जा सकता है कि एक डिवीजन है, ऑपोजिशन इससे खुश है क्योंकि कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने इसका वेलकम किया है, जबकि कई कंजर्वेटिव लीडर्स अभी भी कुछ फ्रस्ट्रेटेड हैं और खुश नहीं लग रहे हैं अपनी बातों से। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में अगर हम देखें, चाहे फॉर्मर क्रिकेटर्स हों या एक्सपर्ट्स हों, सब इस फैसले से बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ गेम के हक में हो रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस की खुशी भी दिखाई दे रही है और एक्साइटमेंट का ये आलम है कि मीम्स दोनों तरफ से बनने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में होता है कि बहुत लड़ाई झगड़े के बाद आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। जी अफशान, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान की जानिब से फैसले में तब्दीली की एक बड़ी वजह जो है वो माली नुकसान थे? देखिए, मीडिया के लिए जो अंदाजे लग रहे हैं वो उसमें यही है कि कंट्रोवर्सी जितनी मर्जी रही हो, लेकिन जो पैसों का मामला है वो सबसे अहम रहा है। और अगर आप सिर्फ अंदाजा लगाएं तो जियो हॉटस्टार ने जब इस टूर्नामेंट के राइट्स खरीदे थे या ओवरऑल राइट्स जो लिए थे उन्होंने अगस्त के महीने में 2022 में, हर मैच उन्हें 138 करोड़ का पड़ रहा है। तो अगर ये मैच ना होता तो माली नुकसान कितना होता ये सबको अच्छी तरह से मालूम है, और तीनों बोर्ड्स भी जानते हैं कि कितना पैसा क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। शायद ICC को इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा नुकसान उठाना कोई समझदारी का सौदा नहीं होगा, तो पैसों का जो मामला है वो तो जुड़ा ही हुआ है। जी अच्छा, ये बताएं कि इस पूरे मामले ने मजमूई तौर पर क्रिकेट के खेल को कैसे मुतासिर किया है?
دیکھیے یہ پورا معاملہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کرکٹ جیسا کھیل جو ہے خاص کر انڈیا اور پاکستان جیسے ملکوں میں کس حد تک پالیٹکس کا پپٹ بنا ہوا ہے. میں کہوں گی اتنے دن جب تک انسرٹنٹی تھی کرکٹ فینز اور سارا بزنس مجبور ہو کر دیکھتا رہا کہ آگے کیا ہوگا. تو ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو اور ایسے مسئلوں کا ڈائیلاگ اور سمجھداری سے بیٹھ کر فیصلہ لیا جا سکے. دلی سے افشان جم ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی قیادت کو سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک سیاسی بحران نے ان کی پوزیشن کو شدید طور پر کمزور کر دیا ہے. آج ٹرینڈنگ کا یہی موضوع ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی قیادت کا بحران پیٹر مینڈلسن کی تعیناتی کے گرد پیدا ہوا ہے جنہیں سٹارمر نے گزشتہ سال برطانوی سفیر برائے واشنگٹن مقرر کیا تھا باوجود اس کے کہ ان کے تعلقات جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین کے ساتھ پہلے ہی سامنے آ چکے تھے. اس موقع پر ایپسٹین فائلز کی امریکی وزارت انصاف کی جانب سے جاری تازہ دستاویزات نے تنازع کو مزید بھڑکا دیا ہے جن میں مینڈلسن اور ایپسٹین کی ماضی کے روابط کی تفصیلات شامل ہیں. اس فیصلے پر شدید تنقید کے بعد سٹارمر کے چیف آف سٹاف مورگن میکسوینی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے سٹارمر کو مینڈلسن کی تعیناتی کے لیے مشورہ دیا تھا اور وہ اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے بحث جاری ہے. ایکس یوزر گیری ماسٹرز لکھتے ہیں چاہے سٹارمر بچیں یا نہ بچیں اصل بات یہ ہے کہ یورپ ایک گہرے بحران میں مبتلا ہے اور اس کا دنیا میں معمولی سا اخلاقی اثر بھی نہیں رہا. جبکہ برطانوی سیاستدان اور رکن پارلیمان جرمی کوربن نے لکھا کہ ہاں کہ سٹارمر کو استعفیٰ دینا چاہیے لیکن جب تک ہم اپنے سڑے ہوئے سیاسی نظام کو تبدیل نہیں کرتے کچھ بھی نہیں بدلے گا. اسکاٹ لینڈ میں لیبر پارٹی کے سربراہ اور پاکستانی سیاستدان چودھری محمد سرور کے بیٹے انس سرور نے بھی سٹارمر سے یہ کہتے ہوئے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے کہ پارٹی نے بہت سی غلطیاں کی ہیں اور قیادت میں تبدیلی کی ضرورت ہے. فی الحال وزیر اعظم سیاسی طوفان سے بچ نکلے ہیں لیکن انہیں اپنے عہدے کو بچانے اور پارٹی کے اعتماد کو دوبارہ جیتنے کے لیے بہت کام کرنا ہوگا. اور اب رخ کرتے ہیں بحیرہ بالٹک کا جہاں تیزی سے پھیلتی ہوئی شیڈو فلیٹ یعنی وہ خفیہ سمندری جہاز جو روس کے لیے تیل لے جا رہے ہیں تشویش میں اضافہ کر رہے ہیں. دنیا کے سمندروں میں اب ایسے تقریباً 1000 غیر رجسٹرڈ ٹینکروں کی آمد و رفت جاری ہے. ان میں سے سینکڑوں پر اس لیے پابندی عائد کی جا چکی ہے کیونکہ یہ روس کو تیل برآمد کرنے میں مدد دیتے ہیں. سویڈن کے ساحلی شہر ٹریلبورگ سے ایڈوین مرے کی رپورٹ ختیجہ عارف کی زبانی. بالٹک سی کی تیز لہروں میں گشت کرتے ہوئے سویڈش کوسٹ گارڈ معمول کی نگرانی پر ہیں. کچھ ہی دیر بعد ریڈار پر ایک آئل ٹینکر نظر آتا ہے اور کرو ریڈیو میسج کے ذریعے ان سے کاغذات طلب کرتا ہے. سمندری راستے سے ہونے والی روسی تیل کی برآمدات کا تقریباً آدھا حصہ بالٹک سی کے ذریعے گزرتا ہے اور اکثر کارگو ان شیڈو فلیٹ کہلانے والے پرانے اور ان ریگولیٹڈ ٹینکروں پر جاتا ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس انشورنس ہے بھی یا نہیں. یہ جاننا ضروری ہے کہ تیل کے رساؤ کا خطرہ تو نہیں. یہ ٹینکر یورپی یونین اور برطانیہ کی سینکشنز کی فہرست پر ہیں. میرا خیال ہے یہ جہاز روس جائے گا اور تیل لائے گا. یہ شیڈو فلیٹ کا حصہ ہے. کچھ دن بعد ٹریکنگ ڈیٹا سے معلوم ہوا کہ یہ جہاز روسی بندرگاہ پرائمورسک پہنچا, وہاں سے دوبارہ روانہ ہوا اور بالٹک سی سے نکل کر انڈیا کی جانب بڑھ گیا. ایسے اور جہاز بھی ہیں جن کی شناخت واضح نہیں. یہ قدر پرانے ہیں اور اکثر ان پر لگا جھنڈا بھی واضح نہیں ہوتا. روسی تیل لے جانے والے سینکڑوں جہاز بالٹک سی سے گزرتے ہیں لیکن بین الاقوامی پانی میں یہ آزادی سے سفر کر سکتے ہیں اور ساحلی ریاستوں کے پاس ان کو روکنے کے لیے محدود اختیارات ہوتے ہیں. اس سمندر میں بعض مبینہ تشویشناک واقعات کے بعد نیٹو نے بھی علاقے میں نگرانی بڑھا دی ہے.
इस माह फिनलैंड की पुलिस ने कार्गो जहाज के क्रू को ज़ेर समंदर केबल्स को नुकसान पहुंचने के बाद गिरफ्तार किया, जबकि वेनेजुएला से मुंसलिक एक रूसी परचम बरदार टैंकर को नॉर्थ अटलांटिक में कब्जे में लिया गया। इसके बावजूद शैडो फ्लीट्स की तादाद में इजाफा हुआ है और ये तादाद 1000 तक पहुंच गई है। बाल्टिक सी के दहाने पर वाक़े तंग डेनिश आबनाओं से हर साल 70,000 से ज़्यादा जहाज गुजरते हैं। यहाँ से रोज़ाना कम से कम 2 शैडो फ्लीट टैंकर गुजरते हैं, बास तो शो लाइन से चंद 100 मीटर के फासले पर। रूसी हुक्काम कहते हैं कि उनकी एक्सपोर्ट्स कानूनी हैं और उनको लेबल करना इम्तियाजी रवैया है। शैडो फ्लीट्स की सरगर्मियों को महदूद करने की ये कोशिशें समंदर में एक कतरे की बराबर हैं, क्योंकि उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की साथी और सज़ा याफ्ता मुजरिम गिलेन मैक्सवेल ने अपने 5th अमेंडमेंट राइट यानी खामोश रहने का हक को इस्तेमाल करते हुए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की निगरान कमेटी के सवालात का जवाब देने से इनकार किया है। उनके वकील डेविड ऑस्कर मार्क्स ने कहा है कि अगर सदर ट्रंप की जानिब से उन्हें माफ़ी दी जाए तो मैक्सवेल मुकम्मल और दयानतदारी के साथ बयान देने के लिए तैयार हैं। शुमाली कोरिया के ऊपर एक ड्रोन मार गिराने की तहकीकात के सिलसिले में जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी के दफ्तर पर छापा मारा गया है। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने इब्तदा में किसी भी मुदाखलत की तरदीद की थी, लेकिन अब पुलिस एक एजेंसी एहलकार और 3 फौजियों से तफ्तीश कर रही है। और अमेरिका में एक वकील ने टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों मेटा और गूगल पर बच्चों को सोशल मीडिया का एडिक्ट यानी आदी बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। वकील एक 20 साल खातून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिनका कहना है कि बचपन में सोशल मीडिया की लत के बायस इन्हें शदीद ज़हनी नुकसान पहुंचा। कंपनियों ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। बांग्लादेश एक ऐसे आम इंतखाब की तैयारी कर रहा है जो मुल्क की सियासत और खित्ते में मुल्क के किरदार को नई शक्ल दे सकते हैं। 12 फरवरी को लाखों वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ये इंतखाब गैर मामूली हालात में हो रहे हैं और अवाम में बड़ी तब्दीली की तवक्कुआत पाई जाती हैं। इन इंतखाबात के साथ मुल्क में सियासी निज़ाम की इस्लाहात के लिए रेफरेंडम भी हो रहा है। जनूबी एशिया रीजनल जर्नलिज्म की टीम इस वीडियो में ये देखेगी कि इस इंतखाब को किन अवामिल ने अहम बनाया है। तफसील मोहम्मद सोहेब से। बांग्लादेश में इंतखाबात होने जा रहे हैं और 2 बरस में ये दूसरे कौमी इंतखाबात होंगे। 12 फरवरी को 127 मिलियन वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इन इंतखाबात को दिहाइयों में मुल्क के सबसे अहम इंतखाबात करार दिया जा रहा है। 2024 में तालिब इल्मों की क़यादत वाली हुकूमत मुखालिफ तहरीक के नतीजे में अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। कई बरस में ये पहले इंतखाबात हैं जिनमें बांग्लादेश की सियासत पर गालिब 2 अहम शख्सियात अवामी लीग की शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी BNP की खालदा ज़िया शरीक नहीं होंगी। इस मरतबा वोटर महज नई हुकूमत का इंतखाब ही नहीं कर रहे बल्कि इस आइनी इस्लाहाती पैकेज पर भी अपनी राय दे रहे हैं, जिसका मकसद मुल्क में वसी सियासी इस्लाहात मुतारिफ कराना है। इस्लाहात के इस पैकेज को जुलाई चार्टर का नाम दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बरसों के सियासी अदम इस्तेहकाम, पकड़ दकड़, गिरफ्तारियों और तशद्दुद के बाद बांग्लादेश इन इंतखाबात के नतीजे में जमहूरी इस्तेहकाम की जानिब जाएगा या नहीं। तो इंतखाबात में हिस्सा कौन ले रहा है? दिहाइयों तक बांग्लादेशी सियासत 2 जमातों अवामी लीग और BNP के गिर्द घूमती रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की क़यादत में कायम होने वाली मुल्क की अबूरी हुकूमत ने अवामी लीग पर पाबंदी आयद कर दी है। इसलिए अब तारिक रहमान की क़यादत में BNP सियासी मैदान में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। BNP को जमात इस्लामी का सामना होगा, जो कि एक लंबे अरसे बाद सियासत में वापस कदम जमा रही है, और नौजवानों की क़यादत में नेशनल सिटीजन पार्टी भी एक ताकत के तौर पर उभर रही है। ये पार्टी इन नौजवानों की है जिन्होंने शेख हसीना के इक़्तिदार के खात्मे में किरदार अदा किया था। बांग्लादेशी पार्लियामेंट में 300 अरकान होते हैं और इनको अपने हलके में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने की बुनियाद पर मुंतखब किया जाता है। इस निज़ाम में अगर किसी ने 50% से कम भी वोट हासिल किए हों लेकिन बाकी उम्मीदवारों से ज़्यादा, तो वो कामयाब हो जाता है और हुकूमत बनाने के लिए पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत की ज़रूरत होती है। इन इंतखाबात में मुल्क से बाहर रहने वालों को भी बज़रिया पोस्ट वोट देने का हक दिया गया है। जुलाई चार्टर पर रेफरेंडम भी इंतखाबात के साथ हो रहा है, जिसमें लोग राय देंगे कि क्या बांग्लादेश को एक नया हुकूमती फ्रेमवर्क मुतारिफ कराना चाहिए या नहीं। इस चार्टर में 84 इस्लाहात की तजवीज़ पेश की गई है। इन इस्लाहात में एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को महदूद करना, इदारों को मजबूत बनाना और पार्लियामेंट को 2 ऐवानों पर मुश्तमिल करना शामिल है। बांग्लादेश के गुज़श्ता 3 इंतखाबात में धांधली और तशद्दुद के इल्ज़ामात लगे हैं और BNP ने 2014 और 2024 के इंतखाबात का बॉयकॉट किया था।
لیکن اس مرتبہ عوامی لیگ کی غیر موجودگی انتخابات کے غیر جانبدار اور شفاف ہونے پر سوال اٹھائے گی۔ تفصیلات آپ محمد صہیب سے سن رہے تھے۔ اور اس وقت متعدد پارٹیاں بنگلہ دیش کے انتخابات میں حصہ لینے کی تیاریاں کر رہی ہیں، لیکن BNP بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی سب سے آگے ہیں۔ BBC ریجنل جرنلزم کی ٹیم نے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی شخصیت پر نظر ڈالی ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں نادیہ سلمان۔ اب وزیراعظم کی دوڑ میں دو نام سب سے زیادہ نمایاں ہیں، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے طارق رحمان اور بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے امیر شفیق الرحمان۔ طارق رحمان جو خالدہ ضیاء کے بڑے صاحبزادے اور سابق صدر ضیاء الرحمان کے بیٹے ہیں، ایک بار پھر سیاسی منظرنامے کے مرکز میں آ گئے ہیں۔ سالوں تک وہ ایک متنازع شخصیت رہے۔ کرپشن سمیت مختلف مقدمات کی وجہ سے وہ برطانیہ میں 17 برس تک جلا وطن رہے، لیکن گزشتہ 2 برسوں میں عدالتوں نے ان کو اہم الزامات سے بری کر دیا ہے، جس کے بعد ان کی سیاست میں واپسی کی راہ ہموار ہوئی۔ جب وہ 2025 کے آخر میں اپنی بیمار والدہ کے ساتھ رہنے کے لیے ڈھاکہ لوٹے تو ان کا استقبال بڑے جلوسوں اور پرجوش حامیوں نے کیا، جو انہیں BNP کی سیاسی وراثت کا وارث سمجھتے ہیں۔ اب پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے طارق رحمان خود کو ملکی تاریخ میں اپنے خاندان کے کردار اور تبدیلی کے خواہشمند نوجوان ووٹرز کے درمیان ایک پل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے ہیں شفیق الرحمان، جماعت اسلامی کے تجربہ کار رہنما۔ ایک معالج کے طور پر اپنا کریئر شروع کرنے والے شفیق الرحمان طلبہ سیاست سے ہوتے ہوئے 1980 کی دہائی میں جماعت سے وابستہ ہوئے۔ وہ وقت کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے 2019 میں امیر منتخب ہوئے اور تب سے اس منصب پر فائز ہیں۔ گزشتہ برسوں میں انہوں نے جماعت کی سخت گیر شبیہ کو معتدل بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان انتخابات میں وہ خود کو ایک اصلاح پسند رہنما کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ایک کثیر الجہتی، شفاف اور کرپشن سے پاک بنگلہ دیش کا وعدہ کرتے ہوئے اور سیاسی خلیج کو بانٹنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے۔ جیسے جیسے بنگلہ دیش اس اہم موڑ کے قریب آ رہا ہے، طارق رحمان اور شفیق الرحمان دو ایسے نام بن کر ابھرے ہیں جو ملک کے اگلے باب کا تعین کر سکتے ہیں۔ جو بھی آئندہ حکومت کی قیادت کرے گا، اسے سیاسی کھینچتانی، کرپشن کے خدشات، علاقائی دباؤ اور تبدیلی کے منتظر عوام، ان سب کے درمیان راستہ نکالنا ہوگا۔ BBC ریجنل جرنلزم ٹیم کی رپورٹ آپ سن رہے تھے نادیہ سلمان سے۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com/urdu پہ آئیں۔ BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ یہ پروگرام اگر آپ سے مس ہو جائے تو اسے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر کیچ کر سکتے ہیں۔ غزنفر حیدر کو اجازت دیں۔